So, okay, we'll study about the major outcomes of planning development. Clear? Three objectives are clear that were identified in independence India. थ्री ऑब्जेक्टिव्स थे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने फाइंड आउट किए, कोशिश की कि प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए कौन से थ्री ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. फर्स्ट थ्री चैप्टर्स में वी हैव डिस्कस्ड द थर्ड ऑब्जेक्टिव प्रूव्ड मोस्ट डिफ़िकल्ट टू रियलाइज. जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था उसको प्रूव करना, उसको रियलाइज करना, दैट वाज द डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द planning developer. First one is land reform did not take place effectively in the most part of the country. जो फर्स्ट प्लानिंग थी वो थी लैंड रिफॉर्मेशन की, उसने इफ़ेक्टिवली इस पे वर्कआउट नहीं हो पाया. जो था ना, जितना होना चाहिए था उतना इफ़ेक्टिवली वर्कआउट नहीं हो पाया ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में. ऐसा नहीं कि कहीं नहीं हुआ, ज़्यादातर मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री में इफ़ेक्टिवली जो लैंड रिफॉर्मेशन का जो काम था, जो ऑब्जेक्ट था, वो ठीक से नहीं हो पाया. ठीक है. पॉलिटिकल पावर रिमेन इन द हैंड्स ऑफ लैंड ओनिंग क्लासेस. क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर थी वो किसके हाथ में थी? जिनके पास बिग बिग फार्म्स थे, बिग लैंड्स थी, लैंड ओनिंग जो थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, उनके पास पावर आ गई थी. एंड बिग इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू बेनिफिट एंड थ्राइव वाइल पॉवर्टी डिड नॉट रिड्यूस मच. क्योंकि सारी पावर किसके हाथ में आ गई? बिग इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में आ गई. तो उससे क्या हुआ? पॉवर्टी कोई रिड्यूस नहीं हुई. मेन मकसद ये था कि लैंड रिफॉर्मेशन का, कि लैंड रिफॉर्म करके शायद लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करके इक्वल हम कर पाएंगे इक्वली, तो उससे पॉवर्टी भी एलिमिनेट होगी. बट पॉवर्टी कहीं एलिमिनेट नहीं हुई. जो अर्ली इनिशिएटिव प्लान डेवलपमेंट थे वो उन्होंने जो था वो था कि कंट्री के इकोनॉमिक जो गोल है उसको एक्वायर करना, उसको रियलाइज़ करना. और दूसरा था, एक तो दो याद रखो, गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेकेंड वन इज़ वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन्स. ये दो ऑब्जेक्ट थे जिनको अचीव करना था. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा सिटीजन्स की वेलबींग. The inability to take significant step in this direction in the very first stage was to become a political problem. अब क्या था कि वो इसके लिए कुछ significant या specify कोई steps नहीं ले पाई गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में. कुछ political issues थे, कुछ political problem की वजह से इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा effective वो steps नहीं ले पाए. Those who benefited from unequal development soon became politically powerful. जिनको बेनिफिट हुआ, बेसिकली किसको हुआ बेनिफिट? लैंड ओनिंग क्लासेस को. ठीक है. जिनके पास पहले से ही ज़मीन थी, अब उनके पास पॉलिटिकली भी वो पावरफुल हो गए. ज़मीन तो थी, वैसे वेल्दी थे, पर फिर उनके पास पॉलिटिकली भी वो पावरफुल हो गए. तो इस डायरेक्शन में काम करना और ज़्यादा पॉलिटिकली डिफ़िकल्ट हो गया. ठीक है. मेजर आउटकम्स यही थे कि थ्री ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किए थे इंडिपेंडेंट इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो वो थे कि लैंड रिफॉर्म करना, जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट कंट्री में नहीं हो पाया. दूसरा, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसका बेनिफिट बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला. तो जो पॉवर्टी थी वो रिमूव तो करना ही नहीं था, डिक्लाइन या रिड्यूस भी नहीं हो पाई. दूसरा गोल था जो प्लानिंग डेवलपमेंट का, ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेलबींग ऑफ द सिटीजन. तो वेलबींग ऑफ द सिटीजन तो बिल्कुल ही नहीं हो पाया. प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको बेनिफिट मिला जो कि बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे. तो ये मेजर आउटकम्स ये थे. अब हम पढ़ेंगे फाउंडेशंस. ठीक है. फाउंडेशन. An assessment of the outcome of this early phase of plan development must begin by acknowledging the fact that in this period the foundations of India's future economic growth were laid. जो असेसमेंट था, इस आउटकम के असेसमेंट के बाद जो अर्ली फेज
जो प्लान डेवलपमेंट का जो अर्ली फेज था उसमें उन्होंने इस फैक्ट को एक्नॉलेज किया, इस फैक्ट को एक्सेप्ट किया कि इस पीरियड में जो इंडिया के फ्यूचर के इकोनॉमिक ग्रोथ की जो फाउंडेशंस है वो होनी ज़रूरी थी। मतलब फाउंडेशंस मतलब उस इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट था, इकोनॉमी ग्रो कराना हमारी इंडिया की। सम ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन इंडियाज हिस्ट्री वर अंडरटेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड में बहुत सारे ऐसे मेजर डिसीजंस लिए गए इंडिया की हिस्ट्री में, जैसे बहुत सारे मेगा डैम प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, जिसमें भाखड़ा नागल भाखड़ा नागल, ये देखो इम्पोर्टेंट पूछ लेते हैं कई बार वो, हीराकुंड इरिगेशन के लिए एंड पावर जनरेशन। इसमें जो स्टेप्स लिए गए, कुछ सम ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे इंडिया की हिस्ट्री में, वो अंडरटेकन इन्होंने लिया उस पीरियड में, जिसमें मेगा डैम्स थे, भाखड़ा नांगल था, हीराकुंड था, इरिगेशन के लिए पावर जनरेशन का काम था, ये इन्होंने इनिशिएटिव लिए। सम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर, जैसे बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर में दे दी गई, गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ने ले ली, जिसमें स्टील प्लांट्स थे, ऑयल रिफाइनरीज थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, डिफेंस प्रोडक्शंस एट्सेट्रा। ये इस पीरियड में स्टार्ट हो चुके थे, पब्लिक सेक्टर में ये ट्रांसफॉर्म हो गए थे। तो ये पब्लिक सेक्टर ने अपने आप से ये चीज़ें इनिशिएटिवली इनको लेके अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली। इस पीरियड में क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन के जो मीडियम मोड ऑफ कम्युनिकेशंस थे वो डेवलप हुए। ऑफ लेट सम ऑफ दीज मेगा प्रोजेक्ट्स हैव कम इन फॉर ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। अब बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे भी थे जिसमें बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत क्रिटिसिज्म इमर्ज हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिनको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। मच ऑफ द लेटर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूडिंग दैट बाय द प्राइवेट सेक्टर, बाद में धीरे धीरे करके इकोनॉमिक ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर भी इकोनॉमिकली ग्रो करने लगा, may not have been possible in the absence of these foundations। अब इन फाउंडेशंस के बिना, हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो किया लेकिन बिना इन्हीं फाउंडेशंस के वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए। मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम पिंकी को एंटर कर लो। ओके, इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। पिंकी, उसको बोलो कि वो एंटर तभी तो करूँगी जब वो आएगी। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, पिंकी को बोलो कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बाद में देखते हैं, अभी आप ये समझ लो। गवर्नमेंट कैंपेन रीचेज द विलेजेस, नेक्स्ट शायद यही टॉपिक है। गवर्नमेंट कैंपेन रीचेज द विलेजेस। पहले तो मैं बता देती हूँ कि गांव में पहले क्या होता था कि जो भी थोड़ी फार्मिंग या एग्रीकल्चर वो जो करते थे सेल्फ कंजप्शन के लिए करते थे, उनको कोई मतलब नहीं था नेशन के बारे में, स्टेट के बारे में उनको कुछ नॉलेज नहीं थी, उनको ये था कि सेल्फ कंज्यूम जितना कर सके। अब ये दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उनको मतलब सरप्लस करवानी थी, फार्मिंग या एग्रीकल्चरल में सरप्लस कुछ प्रोड्यूस अपना इनिशिएटिव उसमें दें विलेजेस में। तो उसके लिए एक कैंपेन चला था, एडवर्टाइजमेंट्स जिसे कह सकते हैं ना, प्रचार के लिए, कि गांव में लोगों को समझ आ जाए कि सेल्फ कंजप्शन के अलावा ही सरप्लस प्रोड्यूस वो ग्रो करें। तो इन अ वे द एडवर्टाइजमेंट स्टक और रिटन ऑन वॉल गिव एन एक्यूरेट इंट्रोडक्शन टू द विलेजेस प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व देम।
इसके लिए क्या हुआ, एक एडवर्टाइजमेंट वॉल्स पे लिखा गया, इंट्रोडक्शन दिया गया कि विलेजर्स की प्रॉब्लम क्या है और उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनको गाइड कैसे किया जाए। इसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम वॉज दैट इंडिया वॉज ए फार्मिंग नेशन, क्योंकि इंडिया क्या था, एक फार्मिंग नेशन था जहाँ पे बहुत सारे फार्म से ज़्यादातर लोग उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। बट फार्मर्स रिफ्यूज टू प्रोड्यूस मोर ग्रे आउट ऑफ शेयर पॉवर्सिटी, लेकिन जो फार्मर्स है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम सरप्लस, पिंकी प्लीज कम ऑन द टाइम, आई डोंट नो हाउ टू एंटर द के। तो फार्मर्स ने रिफ्यूज कर दिया था मोर ग्रेन के लिए कि नहीं, हमें सेल्फ कंजप्शन के लिए हम सेटिस्फाइड है। तो द सॉल्यूशन वाज टू गिव स्पीचेस टू फार्मर्स एंड शो देम ऑल सॉर्ट्स ऑफ अट्रैक्टिव पिक्चर्स। इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारी स्पीचेस फार्मर्स के लिए, बहुत अट्रैक्टिव पिक्चर्स एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह जगह पेस्ट कर दी गई वॉल पे, ताकि वो अट्रैक्ट हो। कई तो ऐसे थे कि नहीं पढ़ पाते थे, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए इतनी अट्रैक्टिव पिक्चर बनाते थे कि वो अट्रैक्ट होकर ये चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। तो उसमें ये था, these advised them if they didn't want to grow more grain for themselves then they should do so for the nation। उनमें ये बताया गया था कि ठीक है, अपने लिए नहीं, उनको नेशन के लिए भी ग्रो करना है, उनको नेशन के डेवलपमेंट के लिए भी ग्रो करना है। ठीक है, नेशन के डेवलपमेंट के लिए भी ग्रो करना है। As a result, the posters were stuck in various places to induce farmers to grow for the nation। बहुत जगह पोस्टर्स लगा दिए, बहुत एडवर्टीजमेंट हुए, बहुत ज़्यादा कैंपेन हुए, पोस्टर्स जगह जगह लगा दिए ताकि वो मतलब एनकरेज हो ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। द फार्मर्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द स्पीचेस एंड पोस्टर्स। और ऐसा नहीं है कि फार्मर्स इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी हुए। इसका इफेक्ट मतलब स्पीचेस का, पोस्टर्स का इफेक्ट फार्मर्स पे गया, वो काफ़ी एनकरेज हुए। एंड इवन मोस्ट सिंपल माइंडेड कल्टिवेटर बिगिन टू फील द लाइकलीहुड ऑफ देयर वाज सम अल्टीरियर मोटिवेट बिहाइंड द होल कैंपेन। इस होल कैंपेन में मतलब अब उनको समझ में आने लग गया कि हमें अपने लिए नहीं, हमें नेशन के लिए भी कुछ करना है। तो किसका इफेक्ट पड़ा, इसका, कैंपेन का इस पर बहुत इफेक्ट पड़ा। वन एडवर्टाइजमेंट हैड बिकम स्पेशली, इसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट था जो शिवपालगंज के नाम से था। ये देखो आ जाता है एग्जाम्पल में। इट शोड अ हेल्दी फार्मर विथ टर्बन रैप्ड अराउंड हिज हेड, इयररिंग्स एंड क्विल्टेड जैकेट। एक इसमें एक पिक्चर थी, एक कैंपेन मतलब पोस्टर बनाया था जो शिवपालगंज के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, एक फार्मर जिसके चारों ओर टर्बन रैप्ड थी, साफ सुथरी सी टर्बन रैप्ड थी, इयररिंग्स पहने हुए थे और क्विल्टेड जैकेट पहनी हुई थी। कटिंग ए टॉल क्रॉप ऑफ वीट विद ए सिकल, और सिकल के साथ वो क्या कर रहा है, वीट को, वो वीट जो क्रॉप है उसकी कटिंग कर रहा है, बहुत हैप्पी मूड में। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, और एक औरत उनके पीछे खड़ी है, ये पोस्टर की बात कर रही हूँ मैं। एंड प्लीज विद हर सेल्फ, और बहुत खुश है, बहुत खुश दिखाई दे रही है। शी वॉज लाफिंग लाइक एन ऑफिशियल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वो ऐसी दिखाई दे रही है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से कोई ऑफिशियल है और वो हंस रही है, बहुत प्लीज हो रही है, बहुत खुश हो रही है, बहुत हैप्पी हो रही है फार्मर को इसके सिकल के साथ वीट को कट करते हुए देख के। बिलो एंड अबव द पिक्चर वॉज रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश। पिक्चर के ऊपर और नीचे सब हिंदी इंग्लिश में लिखा था, जिसमें लिखा था ग्रो मोर ग्रेन, ज़्यादा। फार्मर्स विद इयररिंग्स एंड ए क्विल्टेड जैकेट who were also scholar of English were expected to be won over by the English slogans and those who were scholars of Hindi। तो ये जो भी इयररिंग्स थे, क्विल्टेड जैकेट थी, ये इम्प्रेस था जो भी मतलब इंग्लिश स्लोगन्स को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए था, और हिंदी स्कॉलर्स के लिए भी, इवन हिंदी वर्जन में भी था ये। एंड दो हु डिडंट नो टू रीड ईदर लैंग्वेज कुड एटलीस्ट रिकॉग्नाइज द फिगर। जो दोनों लैंग्वेज नहीं समझ सकते थे उनके लिए फिगर बनाया मैन का, जो कि बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, और एक विमेन, लाफिंग विमेन बनाई, ताकि वो उस पोस्टर से देख के इम्प्रेस हो जाए, देख के ही खुश हो जाए। द गवर्नमेंट होप दैट एज सुन एज दे सॉ द मैन एंड द लाफिंग विमेन
farmer would turn away from the poster and start growing more grain like man possessed. अब उन्होंने कहा कि इस पोस्टर से क्या होगा कि बहुत सारे वैसे ऑब्जर्व किया भी बहुत लोगों ने, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हुए. उन्होंने कोशिश की और उसके जो ग्रेन प्रोडक्शन था उसकी ग्रोथ में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ था. नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड रिफॉर्म. कैसे लैंड रिफॉर्म हुआ? इन द अग्रेरियन सेक्टर दिस पीरियड विटनेस्ड अ सीरियस अटेम्प्ट एट द लैंड रिफॉर्म. इस एग्रेरियन सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इस पीरियड में बहुत सारी ऐसे लैंड रिफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए. Perhaps the most significant and successful of these was the abolition of the colonial system of जमींदारी. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो देखिए, ये याद रखिएगा क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड सक्सेसफुल इस पीरियड में वो था अबोलिशन ऑफ कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी. जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना, इसमें बहुत सिग्निफिकेंटली उनको सक्सेस मिली थी. दिस बोल्ड एक्ट नॉट ओनली रिलीज land from the clutches of a class that had little interest in agriculture, it also reduced the capacity of the landlords to dominate politics. इससे क्या हुआ था? इसमें हुआ था, जो बोल्ड एक्ट इसका ये था कि लैंड उन लोगों के हाथों से, उन क्लचेस से रिलीज़ हुई जो बहुत वेल्दी थे, उनको ज़रूरत ही नहीं थी सरप्लस प्रोड्यूस की, उनसे रिलीज़ कराई जिनका खुद का बहुत इंटरेस्ट कम था उसमें, एग्रीकल्चर में उनको मतलब ही नहीं था. और इसमें जो लैंडलॉर्ड थी उनकी डोमिनेशन, पॉलिटिक्स डोमिनेशन में भी उनका वो उनकी रिड्यूस हुई, वो भी रिड्यूस हुई. मतलब कैप जो थी, हाँ, जो कैपेसिटी थी लैंडलॉर्ड्स की, उनमें पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने में भी कमी आई. मतलब डोमिनेशन भी उनका धीरे धीरे ख़त्म हुआ. अटेम्प्ट एट कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, bringing small pieces of land together in one place so that the farm size could be viable for agriculture, were also fairly successful. हाँ, अटेम्प्ट जो था कंसोलिडेट करना, लैंड को कंसोलिडेट करना था, स्मॉल पीसेस को एक साथ लाना था वन प्लेस में, और फार्म साइज़ को बड़ा करना था. मतलब छोटे छोटे पीसेस को बुला के फार्म साइज़ को बड़ा करना था, जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़्यादा ग्रो हो, फेयरली हो. तो इसमें वो सक्सेसफुल रहे थे. बट द अदर टू कंपोनेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म वर मच लेस सक्सेसफुल, though the law were made to put an upper limit to ceiling to how much agricultural land one person could own. People with excess land managed to evade the law. Sorry. ओके. हाँ, पहले तो कंसोलिडेट ऑफ लैंड हुआ था, स्मॉल पीसेस को एक साथ रखा था वन प्लेस में, और फार्म साइज को बिग कर दिया था, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल वायबल था. वर ऑल्सो फेयरली सक्सेसफुल, तो ये मतलब फेयरली सक्सेसफुल हुए भी थे. बट द अदर टू कंपोनेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म वर मच लेस सक्सेसफुल. लेकिन दो अदर कंपोनेंट थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे जितने कि ये बाकी ऊपर का जो दिया रखा है वो था. दो द लॉज वर मेड टू पुट एन अपर लिमिट और सीलिंग टू हाउ मच एग्रीकल्चर लैंड वन पर्सन कुड ओन. इसमें कुछ लॉ ऐसे बनाए गए थे जिसमें लिमिट दी गई थी कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वन पर्सन कितना एक्वायर कर सकता है, कितनी उसके पास रह सकती है. पीपल विथ एक्सेस लैंड मैनेज टू इवेड द लॉ. जिसके ऐसे लोग जिनके पास एक्सेस लैंड थी उनको लॉ को इवेड करना था. सिमिलरली द टेनेंट हु वर्कड ऑन द समवन एल्स लैंड वर गिवन ग्रेटर लीगल सिक्योरिटी अगेंस्ट द एविक्शन.
जो ऐसे लोग थे जो दूसरों के फार्म पे काम कर रहे थे, दूसरों की लैंड पे एक टेनेंट की तरह थे, किराएदार की तरह थे, तो उनको लीगल सिक्योरिटी उनके एविक्शन के अगेंस्ट दी गई। बट दिस प्रोविज़न वॉज रियरली इम्प्लीमेंटेड। ऐसा हुआ तो सही कानूनन, पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। भाई लैंड जो ज़मींदार थे, जो लैंड ओनर्स थे, उनको मतलब इस कानून से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो टेनेंट्स थे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। It was not easy to turn these well-meaning of policies on agriculture into genuine and effective action. तो ये easy भी नहीं था बहुत। It was not easy to turn these well-meaning policies on agriculture पे policies बनी थी, genuinely और effectively वो work किया। ये नहीं हो पाया था। जो बात के जो efforts थे वो उसमें कुछ कमी थी, implement नहीं हो पा रहे थे वो। This could happen only if the rural, कुछ रूरल में ही ऐसा हो सका। लैंडलेस पुअर वर मोबिलाइज्ड। इससे क्या हुआ, जो लैंडलेस पीपल्स थे, जो टेनेंट थे, उन्होंने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले गए। बट द लैंड ओनर्स वर वेरी पावरफुल एंड विल्डेड कंसिडरेबली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो लैंड ओनर्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी थे, मतलब इन्फ्लुएंसेस भी थे, मतलब उन पर पावर थी थोड़ी। देयरफॉर मैनी प्रपोजल फॉर लैंड रिफॉर्म वर ईदर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू लॉज। तो बहुत सारे ऐसे प्रपोजल थे, प्रपोजल ही होके रह गए, कभी एक्ट नहीं बन पाए, क्योंकि एक्चुअली पॉलिटिकली पावरफुल ये लैंड ओनर्स जो थे पॉलिटिकली पावरफुल हो गए। तो कुछ प्रपोजल ही बन के रह गए लैंड रिफॉर्म में, वो कभी भी लॉ में कन्वर्ट नहीं हुए। ठीक है, अब फूड क्राइसिस। एग्रीकल्चर सिचुएशन वेंट बैड टू वर्स। जो एग्रीकल्चरल सिचुएशन थी वो ख़राब से और ख़राब हो गई थी 1960s में। ऑलरेडी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द 1940s एंड 50s वाज बेयरली स्टेइंग अबव रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जो रेट ऑफ ग्रोथ थी फूड ग्रेन प्रोडक्शन की 1940 से 1950 तक, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ से दूर ही रही, मतलब कम रही, कुछ मिला के बहुत ऐसा इजाफा नहीं हुआ। बिटवीन 1965 एंड 67 सीवियर ड्रॉट अकर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 1965 और 1967 में क्या हुआ था, ड्रॉट, अकाल पड़ा था बहुत कंट्री में, कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में अकाल पड़ गया था, ड्रॉट पड़ गया था। फेज 2 वॉर एंड फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। एक तो ये था कि भाई अकाल पड़ गया था, फिर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी था। ठीक है, ये क्राइसिस भी मेजर था फूड क्राइसिस में। ड्रॉट था रीज़न, एक तो सीवियर ड्रॉट और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। ऑल दिस रिजल्टेड इन ए सीवियर फूड शॉर्टेज। इससे क्या हुआ, सीवियर फूड शॉर्टेज हो गई एंड फेमाइन लाइक कंडीशन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फेमाइन मतलब बिल्कुल अकाल सूखा ग्रस्त कई इलाके ऐसे हो गए थे मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में। इट वॉज इन बिहार दैट द फूड क्राइसिस वॉज मोस्ट acutely felt as the state faced a near famine situation। ये बिहार में हुआ था जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड क्राइसिस था और वो famine सिचुएशन में थे। ठीक है, The food shortage was significantly on all districts of Bihar with 9 districts producing less than half of the normal output। जो फूड शॉर्टेज था वो सारे बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट जिसमें थे मतलब नॉर्मल आउटपुट से लेस देन हाफ, नॉर्मल जो आउटपुट आना चाहिए उससे भी हाफ ही रह गया था। जो भी शॉर्टेज थी, जो फूड शॉर्टेज थी, जो भी क्राइसिस था, वो प्रोडक्शन का जो क्राइसिस था वो हाफ ही रह गया। 5 ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इनफैक्ट प्रोड्यूस लेस देन 1/3। कुछ 5 डिस्ट्रिक्ट में केवल 1/3 से भी कम था ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस नॉर्मली। जो नॉर्मली वो प्रोड्यूस करते थे अब वो प्रोड्यूस भी कितना रह गया, 1/3 रह गया। Food deprivation subsequently led to acute widespread malnutrition। उससे क्या हुआ, फूड deprivation से क्या हुआ, acute widespread malnutrition हो गया, मतलब कुपोषण हो गया। जब मिलेगा ही नहीं, जब प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो क्या होगा, malnutrition ही होगा। It was estimated that the calories intake dropped 20 to 100 per capita per day to
as low as 1200 in many regions of the state. जो पर कैपिटा कैलोरीज इंटेक था वो 2200 था, वो 2200 से रह गया अब 1200 बहुत सारे स्टेट के रीजन्स में. डेथ रेट इन बिहार इन 1967 वॉज 34% हायर देन द नंबर ऑफ डेथ. मेल न्यूट्रिशन से क्या होगा, डेथ्स, जो कुपोषण का शिकार होगा वो क्या होगा, डेथ हो जाएगा. तो डेथ जो बिहार में थी 1967 में वो 34% हायर थी. जो नंबर ऑफ डेथ थी फॉलोइंग ईयर्स में 34% ज़्यादा बिहार में डेथ हुई थी ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन. फूड प्राइसेस ऑल्सो हिट ए हाई इन बिहार ड्यूरिंग द ईयर. इसी दौरान में क्या हुआ, जो फूड प्राइसेस थे वो हाई लेवल पे पहुंच गए थे. इवन व्हेन कंपेयर्ड विद अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट, अगर हम नॉर्थ इंडियन स्टेट से कंपेयर करें तो वहाँ पे जो फूड प्राइसेस थे वो काफ़ी जंप कर गए थे, काफ़ी हाई हो गए थे. फॉर वीट एंड राइस द प्राइसेस इन द स्टेट वर ट्वाइस और मोर देन देयर प्राइसेस इन मोर प्रॉस्परस पंजाब. सबसे जो प्रॉस्परस था उस वक्त पंजाब ही रहा था. बिहार में तो हाल बुरे थे पर नॉर्थ ईस्ट से बेटर पंजाब रहा था. द गवर्नमेंट हैड zoning policy that prohibited trade of food across state. This reduced the availability of food in Bihar. तो इससे क्या हुआ था, उन्होंने फूड के ट्रेड को प्रोहिबिट कर दिया था बिहार में, क्योंकि वो बाहर चला जाता था तो वहाँ के लोगों को मिलता नहीं था, तो वो प्रोहिबिट हुआ. तो धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगी. दिस रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ इन बिहार. इससे थोड़ी सी बिहार में अवेलेबिलिटी फूड की थोड़ी सी कम हुई. द फूड क्राइसिस हैड मैनी कॉन्सिक्वेंसेज. फूड क्राइसिस के बहुत सारे परिणाम निकले. गवर्नमेंट हैड टू इम्पोर्ट वीट एंड हैड टू एक्सेप्ट फॉरेन एड. अब क्या किया, इसके परिणाम ये निकले कि फूड प्रोडक्शन था ही नहीं, तो गवर्नमेंट को वीट को क्या करना पड़ा, इम्पोर्ट करना पड़ा, और जो फॉरेन एड थी उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ा, मेनली फ्रॉम द यूएस. ज़्यादातर यूएस से हुआ था ये. नाउ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ प्लानर वाज टू समवॉट अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड. तो फर्स्ट प्रायोरिटी अब जो डेवलपमेंटल जो प्लानर्स की थी वो ये थी कि पहले तो सेल्फ सफिशिएंसी फूड में हम एक्वायर करें. फूड हमें इतना तो है एटलीस्ट कि सेल्फ सफिशिएंट हो, बाहर से ना लेना पड़े. द एंटायर प्लानिंग प्रोसेस एंड सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड प्राइड एसोसिएटेड विथ इट सफर्ड ए सेटबैक. जो एंटायर प्लानिंग थी, प्रोसेस था, उसमें सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, थोड़ी सी होप जगी, एंड प्राइड एसोसिएटेड विद सफर्ड एट सेटबैक. जो सफ़र करते उसमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी जब उन्होंने इम्पोर्ट बंद कर दिया और उसी के लिए उसमें काम करने का सोचा. द ग्रेट ग्रीन रिवॉल्यूशन. We'll continue this topic tomorrow.